स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला टॉपिक इसका, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है, देखते हैं। ठीक है, क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में होता है आइस की फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में होता है वाटर की फॉर्म में, और गैसियस स्टेट में होता है वाटर वेपर। ठीक है, तो तीनों स्टेट में पाया जाता है, तो मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जब स्टेट चेंज होती है तो पार्टिकल्स के बीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं। वी नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इजंट इट। आइए देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक एक्टिविटी ली, इस एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं, इस एक्टिविटी की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे जो हमारा मैटर है उसकी स्टेट कैसे चेंज होती है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंडेड लेबोरेटरी इन थर्मामीटर दैट इट्स बल्ब इज कॉन्टैक्ट विद द आइस। ठीक है, हमने एक थर्मामीटर लिया, उसको हमने आइस में डुबो के यहाँ रख दिया बीकर में। ठीक है, और नीचे से उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ वाटर लिया, लगा के उसको पानी को हमने हीट करना यहाँ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखते हैं सबसे पहले ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। जैसे ही सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर हम क्या बढ़ा रहे हैं, उसकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। तो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ये तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग freely. A stage is reached when the solid melts and it converted into a liquid. तो पार्टिकल्स जैसे ही पहले पास पास थे, अब ये काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ गई, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो दूर दूर हो गए, और दूर दूर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके होते हैं, लिक्विड के। ठीक है, तो सॉलिड किसमें बदल गया, लिक्विड में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड किसमें बदल जाता है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम्स अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस नहीं होती, टेम्परेचर की यूनिट होती है वो केल्विन होती है, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। मतलब अगर मेल्टिंग हो रही है किसी भी सॉलिड की तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे मेल्टिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फ्यूजन एक प्रोसेस है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है। ठीक है ना, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो व्हाट डज द हीट एनर्जी गो। आपने देखा होगा जब आइस मेल्ट हो रही हो तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो ये हीट गई कहाँ, ये समझते हैं। यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो थर्मामीटर लगा रखा है हमने आइस में, तो अगर आइस मेल्ट हो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब जो हम हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है, तो जा कहाँ रही है, सब समझते हैं। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, दिस हीट गेट्स अप टू द चेंजिंग द स्टेट बाय द ओवरकम ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये हीट गई कहाँ, अब सोचिए, ये सॉलिड था आइस, और इसको हमने हीट करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, हीट करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हमने हीट किया काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हो गए, तो ये जो एनर्जी खर्च हुई इन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली गई। यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लग गया, लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा कोई चीज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा कि नहीं होगा, यानी जो पार्टिकल्स से पहले पास पास थे वो दूर आएंगे, तो कुछ एनर्जी उनमें भी लगने के लिए चाहिए ना, तभी तो दूर दूर आएंगे। तो ये जो पूरी एनर्जी वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं गई, ये पूरी एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट,
As the heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and known as latent heat. अब ये हीट हमें दिखती नहीं है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो हीट गई कहाँ, हम ये समझते हैं। तो इस तरह की हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपी हुई है ये। ठीक है ना, हिडन है। Word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. देखिए आइस को हमने गर्म किया, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो मान लीजिए अगर ये 1 kg आइस है हमारी, और इसको हमने पिघलाने के लिए जितनी एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च की, मानी 1 kg अगर आइस को मैंने पिघलाने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी खर्च की, ऑफ वही कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लिक्विड को वेपर में चेंज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे अब लिक्विड के थोड़े पार्टिकल दूर दूर होते हैं, अब इनको हमने हीट करना स्टार्ट किया, जब हीट करेंगे तो क्या करेंगे, जो और दूर दूर वाइब्रेट करके हो जाएंगे, तो जब जो वाइब्रेट करके और दूर हो जाएंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है ना, तो हीट करने पर सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये सब यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं। When we supply the heat energy to the water particles start moving faster at a certain temperature, it's reached when the particles have the enough energy to break free from the force of attraction। यही बताया था मैंने आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा। At this temperature the liquid start changing into gas। जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। इस टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं उसका हम बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 373 केल्विन, एक ही बात है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग इज द बल्क फेनोमेना, पूरे बल्क से होता है बॉइलिंग, ऐसा नहीं है ये अगर मान लीजिए ये हम बात करते हैं वाटर की, तो पूरा बल्क से होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सरफेस से नहीं, पूरे बल्क से, हर जगह से एवेपोरेशन होता है। ठीक है ना, पूरे बल्क से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। फॉर द वाटर दिस टेम्परेचर, ये मैंने बता दिया आपको। कैन वी डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेम है। अगर 1 kg ऑफ वाटर को आप एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर में, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल इज इन स्ट्रीम वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर। तो इस केस में आपने देखा होगा जो स्टीम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट भी है। भाई देखिए वाटर है आपके पास, वाटर को हमने 100 डिग्री तक पहुंचा दिया, लेकिन अब उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो स्टेट चेंज में चला गया पूरा हीट एनर्जी। तो जो स्टीम होती है ना, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट होती है। ठीक है ना, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने बताया था वही इसमें लिखा हुआ है। सॉलिड हीट करने पर क्या होगा, लिक्विड में, और लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस में। गैस को अगर कूल करेंगे तो लिक्विड में, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। भाई कूल करने पर क्या होगा, पार्टिकल पास आएंगे, तो गैस जो है वो लिक्विड में, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इन द स्टेट बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जो मटेरियल ऐसे होती हैं जो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में आते ही नहीं है। जैसे ये आपको दिया हुआ कैम्फर, कपूर, ठीक है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, क्लियर। चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं हम। वी ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए जो भी स्टेट होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि उनके बीच में स्पेस कितना है, पार्टिकल्स के बीच में। व्हाट विल हैपन व्हेन द स्टार्ट प्रेशरिंग एंड कंप्रेसिंग अ गैस। अगर गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो गैस को कंप्रेस करने पर क्या होगा, गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स वो पास आएंगे, तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। ठीक है ना, और लिक्विड को और आप प्रेशराइज करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। ध्यान रखिएगा, प्रेशर का इफेक्ट जो होता है वो अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दें तो गैस लिक्विड में, और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है इसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, तो जो सॉलिड में कन्वर्ट रहती है। तो जो CO2 है वो सॉलिड फॉर्म में भी रहती है। ठीक है, किस फॉर्म में रहती है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए ये वही प्रोसेस समझाई गई है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका उल्टा प्रोसेस, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। गैस
लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं, या डायरेक्ट आप सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर में से आता भी है। डू वी नीड टू हीट चेंज प्रेशर और चेंजिंग द, देखिए स्टेट चेंज करने के लिए या तो हमें टेम्परेचर चाहिए या फिर क्या चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए। लेकिन इन एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, अगर वाटर को आप अनकवर्ड रख दें, आपने देखा होगा वाटर अगर तालाब में या पौंड में होता है तो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, या कुछ तो अर्थ सोख लेती है उसको, कुछ वो वेपराइज भी हो जाता है। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचता है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं पहुंचता। वही बात हो रही है, जैसे गीले कपड़े होते हैं तो वो सूख जाते हैं तो पानी गया कहाँ उनका, वो बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं आया, तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ठीक है, आर नेवर एट रेस्ट, कभी रेस्ट में नहीं रहते, एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ गैस लिक्विड और सम पार्टिकल्स विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए लिक्विड के जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सरफेस वाला जो पार्टिकल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, सरफेस को छोड़ के चला जाता है, ठीक है, और सरफेस को छोड़ के जाएगा तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक, इसी को हम वेपराइजेशन बोलते हैं, इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज मूविंग, आर नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर, ये पढ़ लिया हमने। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट ए सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, भाई बताया था मैंने आपको। दिस देखिए लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना विदाउट रीचिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट में बिना पहुंचे पहले ही लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए इवेपोरेशन के इफेक्ट देखिए, इवेपोरेशन कब कब होता है, कब ज़्यादा होता है। आपने देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ कपड़े सुखाने का, ठीक है। तो अगर कपड़े सुखाने वाला एग्जांपल आपको याद रहा तो आप कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, गर्मियों में कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है गर्मियों में तो क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला है आपका सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दें, कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़ों को फैला के डालते हैं ना, तो सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा दें, तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है, इवेपोरेशन जल्दी होने लगता है। क्लियर। विंड, ठीक है, विंड स्पीड, यानी अगर विंड की स्पीड बढ़ जाए, हवा चल रही हो तो कपड़े अच्छे जल्दी सूखते हैं, तो विंड की स्पीड बढ़ने पर भी क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और फैक्टर की जिस पर डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर क्या होता है, बरसात में कपड़े देर में सूखते हैं, बरसात में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इसमें इवेपोरेशन जो होता है वो घट जाता है। यही उल्टा होता है, बाकी सब में बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इवेपोरेशन का डिपेंडेंसी, ठीक है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, देखिए कैसे कूलिंग करता है। मान लीजिए आपको स्वेट आया, ठीक है, ठीक है, आपको स्वेटिंग हुई, तो स्वेटिंग जब होती है तो क्या होता है, यहाँ से जो हमारा जो पसीना है वो वाटर स्वेट है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में। और वेपर में कब कन्वर्ट होगा, जब वो आसपास की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, आसपास की जो हीट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अरे तभी तो एवेपोरेट होगा, आसपास की हीट जो है वो एवेपोरेट होगी। अब आसपास की जो हीट है वो जब वो एवेपोरेशन में चली जाएगी तो हमें क्या लगे, ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। यही चैप्टर समाप्त होता है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।